सभी साथियों को जोहार, जय भीम, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अशोक मल्होत्रा सर, जिनसे हम अभी बात करेंगे स्टालिन जी के बेटे का जो बयान आया है, छोटे जूनियर स्टालिन जी का, उससे बात करेंगे। और ये जो अभी काफी बयान जो बाजी हो रही है अभी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा तमाम बहुजन समाज के नेता, खास करके ओबीसी नेता, जिस तरह ब्राह्मणवाद के खिलाफ में बोलना चालू कर दिए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, SC ST तो ब्राह्मणवाद के प्रभाव से पहले काफी मुक्त था। पिछले कुछ सालों में हालांकि ब्राह्मणवाद ने उन पे बहुत फोकस करके काम करना शुरू कर दिया है और उनको भी अपने लपेटे में लेने की काफी कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, ज्यादा तो नहीं हो पाए। मगर ओबीसी एक ऐसा वर्ग था जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी और ब्राह्मणवाद से पूरी तरह से ग्रसित था। पिछले 60-70 साल की राजनीति में ओबीसी ने बड़े पैमाने पर मनुवादियों का और ब्राह्मणवादियों का साथ दिया। लेकिन पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जी की मूवमेंट, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, अर्जक संघ और इस तरह के जितने भी लोग हैं, और तमिलनाडु में जैसे आपने देखा करुणानिधि जी की जो मूवमेंट है, वही डीके की मूवमेंट आगे बढ़ी। तो इस तरह की मूवमेंट्स क्रीप कर रही थी ग्रास रूट लेवल पे। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा उछाल आया है ओबीसी में, एक चेतना का, जागृति का। और अब जो स्टेटमेंट्स आने लगी हैं, अगर आप देखें, दिसंबर 6 को मैं वैशाली में गया था और मैंने बहुत बड़े पैमाने पे वहां पर धम्म दीक्षा दी थी। उसके बाद मेरा एक 8.5-9 मिनट का इंटरव्यू हुआ था वहां पे, और एक हफ्ते में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देखा और वो वायरल होता चला गया। उसके कुछ दिनों बाद ही हमने देखा वहां के बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, चंद्रशेखर जी, उनका स्टेटमेंट आया और उनके स्टेटमेंट से एक बहुत बड़ा बवाल पूरे देश में मच गया। उसी को सपोर्ट करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब उस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया तो पूरे देश में एक नया भूचाल आ गया, जिसने आरएसएस, भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों की जड़ें हिला दी। वही मूवमेंट आगे बढ़ती बढ़ती अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि के स्टालिन, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक स्टेटमेंट दी है कि सनातन जो है ये डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जब राजा, जो उन्हीं की पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, उनसे ये बात पूछी गई कि उदयनिधि जी ने ये स्टेटमेंट दी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी नॉर्मल सी स्टेटमेंट है कि डेंगू और मलेरिया है, मेरी नजर में ये HIV और लेप्रोसी जैसा खतरनाक रोग है, इसका अंत जरूरी है। इसी स्टेटमेंट को अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी आगे बढ़ाया है, और अभी उनके जो रिसेंटली 2-3 इंटरव्यूज हुए हैं और जो मंच से उन्होंने बात कही है, बड़ी गहरी बात कही है, जिसने आरएसएस की चूकें हिला के रख दी हैं। जिसमें उन्होंने कैटेगरिकली ये बात कही है कि अगर SC ST OBC हिंदू हैं तो फिर इनका मान सम्मान, आत्म सम्मान, स्वाभिमान और इनकी हिस्सेदारी जो है वो क्यों नहीं तय की गई। और हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो हिंदुत्व को लेके घूम रहे हैं या बड़े कट्टर खुद को हिंदू बोलते हैं, वही इनके हकों के खिलाफ क्यों खड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें जो सामने आई हैं, और उनमें बाकी जो ओबीसी के और भी बहुत सारे नेता हैं या अग्रणी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, इसी तरह से हमारे कुछ जर्नलिस्ट पटेल जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो ओबीसी की स्टेटमेंट्स और उनका दम और उनकी जो ताकत अब देखने को मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है इनके चेतना जागृति का उभार जो है वो निखर के बाहर आया और पूरे भारत में जी एक हलचल मचा के रख दी है। ये मेरा जी, मानना पहले शेड्यूल कास्ट के बड़े बड़े नेता बोलते थे, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से ओबीसी के बड़े बड़े नेता ये बात बोलना चालू कर दिए कि छुआछूत और जो जातीय अस्पृश्यता है, जो समाज में भेदभाव है, तमाम जो धार्मिक ग्रंथों में शूद्रों को, ओबीसी लोगों को जो प्रताड़ना की गई है, उनके साथ जो भेदभाव किया गया, उसके खिलाफ जब बोलना चालू किया तो ये बहुत सारे धर्मावलंबी जो बाबा लोग हैं, अभी तो आपने देखा कि स्टालिन जी के जो बयान दिया उसको अयोध्या के बाबा जी ने 10 करोड़ रुपए का इनाम दे दिया, और वो इस पे कायम है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है। कैसे देखते हैं सर? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को धमकियां दिया करते हैं, राजेंद्र पाल गौतम है। जी को धमकियां दिया, तमाम नेता को धमकियां देने का काम कर रहे हैं। दो चीजों के लिए मैं सारे देश के बहुजनों को मुबारकबाद देना चाहूंगा। पहला तो ये कि SC ST OBC का भेद अब कम हुआ है। इनमें आपस में जो डिफरेंस था ऊंच नीच का या थोड़ा सा भाव था, वो अब खत्म होने लगा है। अब SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने एक डीप स्टडी की है, 98% मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन भी हम ही से गए हैं। तो ये जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, इनका आपस में जो तालमेल है वो बढ़ा है और डिफरेंस खत्म हुआ है।
तो ये बधाई के पात्र हैं। दूसरा, एससी एसटी की स्टेटमेंट से ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। दोनों की पॉपुलेशन मिला के 22, 23, 24% से ज्यादा नहीं थी, जबकि ओबीसी की पॉपुलेशन 60% के करीब है, क्योंकि ओबीसी में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो इनको जब हम मिला लेते हैं तो कम से कम 60% आबादी बनती है। 60% आबादी जब एक तरफ हो जाएगी तो ये बात ब्राह्मणवादियों को, मनुवादियों को पक्के तौर पे पता है कि शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और देश के साधनों संसाधनों पर इनका एकाधिकार हो जाएगा। यानी कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, मूल निवासी बहुजन पूरे देश के समस्त साधनों संसाधनों पर और शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया पर पूरी तरह से काबिज हो जाएगा। और जो बाबा साहब ने सपना देखा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू के तहत हम अपने देश को वापिस हासिल कर लेंगे, वो सपना सच होता दिखाई दे रहा है। महामना ज्योतिबा फुले जी का सपना सच होता दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीजों को देखकर वो लोग हताश हैं और निराश हैं। तो इस हताशा का ही प्रमाण है कि वो जो आप संत कह रहे हैं या महात्मा कह रहे हैं या बाबा कह रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा इनाम रख दिया। इस इनाम के रखने से ये पता चल रहा है कि एक स्टेटमेंट जो मूल निवासी बहुजन ओबीसी देता है वो पूरे देश के मनुवादियों की जड़ें हिला देता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव है। और ये रिएक्शन जो आया, इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा खतरा मनुवाद को अगर किसी से है, ब्राह्मणवाद को अगर किसी से है, तो वो ओबीसी वर्ग से है। और ये होना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना। सर क्या लगता है कि अब 2024 में चुनाव है, क्या लगता है कि अब जो चेतना की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो ओबीसी में चेतना बड़े पैमाने पर हो पाया है कि अभी भी कुछ बाकी है? क्योंकि जनगणना जो है अभी ये जो बड़ा मामला रहा है ओबीसी का, वो केंद्र सरकार से चाहे केंद्र में कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, दोनों लोग जनगणना करने से कतराती है। क्या कहना चाहिए? ओबीसी की लीडरशिप जिस तरह से अब रिप्रेजेंट करने लगी है अपने वर्गों को, पहले तो कुछ लोग सिर्फ सत्ता तक सीमित थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ओबीसी के लोग अब नेता जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। तो 2024 का चुनाव मैं ऐसे देखता हूं कि जनता तो तैयार है, मगर मीडिया का इस्तेमाल करके, मेन स्ट्रीम मीडिया खास करके जो हमारे चैनल हैं और अखबारें हैं और बाकी जो इनके अपने रेडियो स्टेशन वगैरह बीच में काम करते हैं और जो इनके अपने यूट्यूब या इनके आईटी सेल जो हैं, तो उनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी बड़ा तबका इनके साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, महिलाएं इनसे छिटक चुकी हैं, एससी एसटी ओबीसी इनसे टूट चुका है, बेरोजगारी है, एजुकेशन खत्म हो चुकी है, हेल्थ सेक्टर खत्म हो चुका है, इंप्लॉयमेंट रही नहीं, करप्शन एक्सट्रीम तक बढ़ चुकी है और भाई भतीजावाद और ये सारी चीजें चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि महंगाई, कमर तोड़ महंगाई ने और करप्शन ने और इनके जातीय भेदभाव ने, धर्म वर्ण जाति जाति का जो इनका प्रपंच है, जो षड्यंत्र है, उस सब ने इनके सारे सपने धराशायी कर दिए हैं। मेरा ऐसा मानना है, एससी एसटी माइनॉरिटी तो इनसे छिटक चुका था, सिर्फ ओबीसी ही था जो इनको बचा रहा था। और अब ओबीसी के नेताओं ने जो धार दी है, जो गति दी है इस मूवमेंट को, मैं दावे से कह सकता हूं इस 2024 के चुनाव में चाहे ये जो भी कर लें, अब ये मुंह के बल गिरेंगे, अब ये उठ नहीं पाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। बड़े पैमाने पे ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का सफाया होगा। हालांकि इससे थोड़ा बहुत ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है वक्ती तौर पर, टाइमली, लेकिन आने वाले समय में वहां भी ओबीसी का ही गलबा होगा। और लालू जी की एक बात मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा, जब से लालू जी जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने भारत की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। सोनिया गांधी को बात समझाकर उन्होंने एक एससी और बुद्धिस्ट को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनवाकर और ओबीसी नेताओं की मोबिलाइजेशन करके जो आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठनों की जड़ों पे प्रहार किया है, उसके नतीजे कर्नाटका में हमने देख लिए। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है भारत की सभी स्टेट्स में ये देखने को मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। और अगर ये चुनाव वैसे हुए जैसे इनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहा है, आईएनडीआईए वर्सेस भाजपा और आरएसएस, तो मेरा ये मानना है कि शायद 400 से ज्यादा सीटों पे भाजपा हार जाएगी। और ये बाकी जो गठबंधन है, जिनमें मूल निवासी बहुजनों का ज्यादा हिस्सेदारी है, ज्यादा चीफ मिनिस्टर मूल निवासी बहुजनों के हैं, ज्यादा हिस्सेदारी है, ये एक बड़े पैमाने पर बड़ी ताकत बन के उभरेंगे और इनके राइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर जैसे कि आपने बात करा कि ओबीसी नेता बढ़ करके अखिलेश यादव जी का हाल ही में स्टेटमेंट आया था, उन्होंने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी से पूछने की कोशिश किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बताइए कि हम कूद रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आपने देखा कि भी हाल ही में उनका एक इंटरव्यू में जो टीवी चैनल के लोगों ने पूछा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट व्यक्तिगत है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर उनका फेंका जाएगा या उसको गालियां दी जाएंगी तो वो व्यक्ति उनका पर्सनल स्टेटमेंट है। और ये सिर्फ देखने को मिला था कि सर
जब लौटन राम विकास जी को अब याद होगा कि समाजवादी पार्टी में कुछ समय पहले जो उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जिनसे समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब ऐसा बोल रहे हैं तो आखिर जो स्टैंड दिख रहा है उनका अखिलेश यादव का, वो उनको निकालने का नहीं दिख रहा है। वो साथ ही उनको ये दिख रहा है कि इससे पार्टी को फायदा हो गया या नुकसान होगा। ये ब्राह्मण जो उनके पार्टी के हैं वो कह रहे हैं इससे समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान होगा। क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी ने 2-3 एक्सपेरिमेंट पहले कर लिए थे। ब्राह्मणवादियों को 100 से ज्यादा सीटें दी, सिर्फ ब्राह्मणों को ही, और बाकियों को भी दी। तो उनके वो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो बार-बार हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के जो एक्टिविस्ट थे वो उनको समझा रहे थे आप गलत कर रहे हैं। यही 100-150 सीट आप एमबीसी को दीजिए, क्योंकि ओबीसी में भी 2 वर्ग हैं। एक लैंडेड जनरेशन है जैसे यादव हो गए, जाट हो गए, कुर्मी हो गए, और एक आर्टिजन है जैसे नाई, जीवर, कुम्हार, तेली, धोबी, ये तो सारे ही बुद्धिजीवी, खास करके दिलीप सिंह मंडल जी भी अगर आप देखें उनको समझा रहे थे कि ये 100-150 सीट जो अपर कास्ट को आप दे रहे हैं, ये कर्मी जो कुर्मी जिनको हम कहते हैं, कमी कहते हैं या आर्टिजन कहते हैं, इनको दीजिए, नाई, जीवर, कुमार वगैरह को दीजिए। अगर आप इनको देंगे तो इनका 45% वोट आपकी तरफ कन्वर्ट होगा और आप परमानेंटली रूलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश जी को ये लगता था कि शायद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ मिलकर ही वो सरकार बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अलग किए। उन अलग एक्सपेरिमेंट्स में उनको ये पता चल गया कि ब्राह्मणों को चाहे जितनी भी टिकटें आप दे लो, ब्राह्मण वोट नहीं देगा। और जब ब्राह्मण वोट नहीं देगा, और खास करके जब बीजेपी उनके पास अवेलेबल है, जब ब्राह्मणवादी मनुवादी पार्टी उनके पास अवेलेबल है, या दूसरा विकल्प कांग्रेस अवेलेबल है, तो फिर तो वो कभी नहीं देंगे। तो ये बात जब हम उनको कह रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो 2-3 बार जब उनका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, तो अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि अब इसी एक्सपेरिमेंट पे काम करेंगे। और ये जो स्टेटमेंट्स स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आ रही है, और उस पर जो रिएक्शन अखिलेश जी का जो आ रहा है, मेरा मुझे लगता है ये अब एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल नरेटिव जो वो क्रिएट करना चाहते हैं वो यही है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का एक समागम जो है वही पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। और उसी का निष्कर्ष अखिलेश जी ने निकाला है। मेरा ऐसा मानना है कि अब जो भी वहां पे हो रहा है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं या अखिलेश जी कर रहे हैं या बाकी जो पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो इसी स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का कॉम्बिनेशन बनेगा। मेरा ऐसा मानना भी है, चाहे एमपी की सीटें हों या एमएलए की सीटें हों, कम से कम भी 95% से ज्यादा सीटें अब अखिलेश जी मूल निवासी बहुजनों को ही देंगे, तभी सरवाइव कर पाएंगे, वो अन्यथा नहीं कर पाएंगे।